सरकार है जो विज्ञापन झूठे देती हो। इनके विकास की तस्वीर झूठी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं और क्योंकि आप फिर अयोध्या और अब मथुरा की बारी है। नहीं, पहले अयोध्या, फिर काशी, फिर मथुरा की बारी। मैंने ये कहा है, आप उसको थोड़ा बीच में इधर उधर कर रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है जी, बाबा विश्वनाथ जी का भव्य धाम बन करके तैयार हो गया है। राम भक्त आनंद मना रहे हैं, शिव भक्त आनंद मना रहे हैं, तो मेरे कन्हैया के भक्त भी आनंद मनाना चाहते हैं, तो उनका भी जो कन्हैया की नगरी है उसका भी विकास होना चाहिए। कन्हैया की जो लीला स्थली उसका भी विकास होना चाहिए। तो उस विकास के एक संकल्प के साथ अब मथुरा की भी बारी है। तो ये माना जाए कि इस बार चुनाव में मथुरा का मुद्दा प्रमुखता से आप लोग उठाएंगे, वहां भी एक भव्य निर्माण की तैयारी देखिए, है। चुनाव में कभी ना अयोध्या मुद्दा था, ना काशी मुद्दा था, ना मथुरा मुद्दा है। यह चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमारे विपक्ष वालों के पेट में जरूर दर्द होने लगता है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, इसका दर्द हमारे विपक्ष के साथियों को है कि क्यों बन रहा है। हमने तो राम भक्तों पर गोली चलाई थी, हमने तो भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था, फिर भी देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला हो गया। हमने तो सारे भेद तोड़ करके गठबंधन करके मोदी जी को सरकार में आने से रोकने का काम किया था, लेकिन फिर सरकार बन गई, फिर फैसले आने के बाद मंदिर भी बन रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम, जो औरंगजेब मुगल आक्रमणकारी उसके समय से जो तहस नहस करके छोड़ा गया था, एक छोटे स्थान पे थे, आज हजारों हजार की संख्या में एक साथ शिव भक्त जा सकते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे कन्हैया का भी स्थान हो जाए, यह सबकी कामना है, ये केशव प्रसाद की नहीं। तो केशव जी, ये माना जाए कि चुनाव में 5 साल आपकी सरकार थी, तमाम काम हुए, तो चुनाव में मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा, हिंदुत्व का रहेगा, मंदिर का रहेगा, किस थीम पे आप लोग आगे बढ़ेंगे? चुनाव का मुद्दा तो विकास है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, लेकिन विपक्ष विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से भाग रहा है। उसको लगता है कि विकास के मुद्दे पर अगर हम आएंगे तो हमारे कार्यकाल की परीक्षा ली जाएगी, तुलना की जाएगी कि सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने क्या किया। तो कांग्रेस का कुनबा तो 60 साल में जो नहीं किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 साल के अंदर उससे ज्यादा काम करके दिया है। जो सपा बसपा बुआ भतीजा सब मिल करके 15 साल में नहीं किए, उससे ज्यादा काम हम आदरणीय योगी जी की अगुवाई में 5 साल के अंदर करके देने का काम किया, जिसमें 1.5 वर्ष कोरोना की भी भेंट चढ़ गया, लेकिन उसके बाद भी हमने अच्छा काम किया और इसका ही रिस्पांस हमें मिल रहा है। इसीलिए विपक्ष में बौखलाहट है, घबराहट है। और 2017 के बाद 19 हार, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, अब 22 भी वो हारने जा रहे हैं। जनता कमल खिलाने जा रही, भाजपा को जिताने जा रही। केशव जी, एक जैसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप पहले भी सांसद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब डिप्टी सीएम है। तो इस बार इस असेंबली चुनाव में आप असेंबली चुनाव लड़ेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, कुछ आपने तय किया है? देखिए, व्यक्ति हमारे यहां तय नहीं करता है कि मैं क्या करूंगा। पार्टी तय करती है कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो क्या करेगा। सार्वजनिक जीवन में अगर हम काम कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, व्यक्तिगत मेरी इच्छा ये जरूर मैं चाहता हूं कि चुनाव लड़ करके आऊं, विधानसभा लड़ करके आऊं, लोकसभा लड़ करके आऊं, जो भी जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन पार्टी अगर कहेगी कि नहीं आपको ये नहीं करना है तो फिर नहीं लड़के आना है, आपको दूसरा काम करना है, तो अलग मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ करके आऊं। के कुछ ही दिन बचे हैं, नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, तय हो गया होगा। आप पहले विधायक रहे एक सीट से, क्या वहीं से दोबारा? पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश में हर सीट कमल के फूल के खाते में आवे, इसका हम प्रयास करते हैं। लेकिन 300 से अधिक सीटें हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक ही नहीं, पन्ने जो बूथ की मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची के हर पृष्ठ में जो मतदाता होते हैं, उन मतदाताओं के लिए भी हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। और हमारा काम पन्ना प्रमुख से शुरू होकर के, बूथ के त्रिदेव से शुरू होकर के, हमारे शक्ति केंद्र, मंडल, विधानसभा, जिला, क्षेत्र, प्रदेश, पूरी संरचना है हमारे। जितना मजबूत संगठन भाजपा का है, भाजपा के संगठन की तुलना में मुझे अहंकार बस नहीं, पूरे आत्मविश्वास से ये कहने पे गर्व होगा कि सारे विरोधी दलों के संगठन के जो तंत्र हैं, उनकी तुलना में भाजपा का संगठनात्मक तंत्र
सबका मिलाकर के आधा है, भाजपा का 75% है। तो आप चुनाव में जा रहे हैं, किसको अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? ऑपोजिशन में कौन है, किससे भाजपा की लड़ाई है? देखिए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिद्वंदी जिसे अपने को मानना हो वो मान ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारे विरोधी मिलकर के भी भाजपा के प्रतिद्वंदी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं बन पाए, तो ये आपको भी मनमोहन जी समझ में ध्यान में आ जाना चाहिए कि जब 2019 में सपा, बसपा, लोकदल और अमेठी की लोकसभा सीट पे सपा बसपा का समर्थन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पराजय, इससे ही बड़ा और क्या संदेश है? जनता चाहती है कि सपा बसपा कांग्रेस मतलब ये प्रदेश की बर्बादी, देश की बर्बादी के प्रतीक हैं, इसलिए इनको हराओ, भाजपा को जिताओ, माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओ। कमल खुशहाली, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा का एक ऐसा केंद्र है, ऐसा प्रतीक है जिस प्रतीक को देख करके विरोधी भी आज इस बात को महसूस करते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों के माध्यम से बहुत शानदार काम किया है और जिससे देश के अंदर प्रदेश की छवि बनी है और दुनिया के अंदर मेरे देश की छवि बनी। लेकिन आपने 2019 के चुनाव का हवाला दिया जब एक महागठबंधन बना था जिसको आप लोगों ने कन्विंसिंगली हराया, बट नेशनल इलेक्शन के डायनेमिक्स अलग हैं, मुद्दे अलग है। ये एक प्रदेश का चुनाव है, 5 साल आपकी सरकार रही, तो आपका क्या मानना है कि उसी टाइप का मैंडेट आप रिपीट कर पाएंगे? और निश्चित तौर से हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। दोनों सरकारों के माध्यम से हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक सेवा कर रहे हैं। उस सेवा का संदेश है, आपके पास भी संदेश होगा, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क न्यूज 18 का, और उस नेटवर्क के माध्यम से आपको भी फीडबैक होगा। और वह फीडबैक मैं यह मानता हूं, हमारे पास तो यही फीडबैक है कि हम 2017 से बड़ी विजय 2022 में प्राप्त करने जा रहे हैं। सारे विरोधी मिल जाएंगे तब भी प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन आपका नेटवर्क, आपका तंत्र भी यह बताने वाला होगा, मेरे विरोधी मित्रों का भी तंत्र बता रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत आगे बढ़ करके चढ़ करके बोलते जरूर है, लेकिन अंदर से उनको पता है कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। साइकिल पंचर थी, पंचर है, उसके पंचर को ठीक करने के लिए जनता तैयार नहीं है। आपका दावा अपनी जगह, लेकिन अखिलेश यादव जी इसी मंच पे आज आए थे, उन्होंने एक लंबा साक्षात्कार भी दिया, तो उनका एक तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि सारे प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने इनॉग्रेट किए हैं, जो चालू किए हैं, सब उनकी देन है। तो कहीं ना कहीं उनका दावा यह है कि वो जो मैंडेट आप कह रहे हैं 300 पार, वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी 300 पार। देखिए, अगर कोई बात करता है, मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूं और अगर मैं कोई बात कर रहा हूं उसके अनुकूल अगर परिणाम ना आवे, तो आपको अगली बार मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उन्होंने कहा हम 60 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेंगे और नेताजी यानी अपने पिताजी उनको श्री मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन कई सीट पाए, उनका सुपड़ा साफ हो गया 2014 में। अब 2014 के बाद 2017 का चुनाव आया, उस समय क्या दावा था उनका कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो क्या रिजल्ट आया? 47 पे सिमट करके रह गए। सपा बसपा लोकदल कांग्रेस सबने गठबंधन कर लिया और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के सपने देखने लगे। रिजल्ट क्या आया? वह आपके सामने। 3 बार जिसका दावा फेल हो जाए उस व्यक्ति के दावे पे विश्वास करना, मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं, उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो छोड़िए, जनता तो छोड़िए, उनके नेता भी उन पर भरोसा नहीं करते होंगे। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का फीडबैक उनको मिल रहा है, जनता यह एक तरह से संदेश दे रही है, श्री अखिलेश यादव जी बंद करो तैयारी 22 में, आगे तैयारी शुरू करो 27 में। 22 के लिए उनके लिए दरवाजे जनता ने बंद कर दिए हैं, 27 में तैयारी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं यही कहूंगा कि ये 2017 से लेकर के 22 तक तो एक उत्तर प्रदेश के लिए ये टेलर था। असली फिल्म तो 2022 से 27 तक आपको दिखाई देगी, जिसमें लगेगा कि उत्तर प्रदेश कैसे बदल गया, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे विकास हो गया, कैसे गुंडे बिल में घुस गए, कैसे अपराध पर नियंत्रण हो गया, कैसे दंगे रुक गए, कैसे गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए, कैसे मजदूरों के जीवन में खुशहाली आ गई, कैसे भर्तियों से भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई।
जो सारे विषय जब उस पर आप जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा। जब आपने मंदिर की बात की, मथुरा, अयोध्या, काशी, आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर निर्माण चलता रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो मुद्दा थीम भाजपा लेके आई, अब अन्य विपक्ष के लोग भी उसी लाइन पे चल रहे हैं धीमे धीमे? मैं ये मानता हूं ये 2014, 2017, 2019 लगातार पराजय का भय बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक विजय है उसे मैं मानता हूं श्री अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को आज यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वो रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को नहीं रोक सकते। वह जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाए वो सही थे, इसलिए आज उनको समर्थन करना पड़ा। और जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तब उनके पिताजी ने राम भक्तों पर जो मंदिर में केवल दर्शन करने जा रहे थे उन पर गोली चलवाने का काम किया था। तो भाजपा की वैचारिक विजय है। केशव जी, अब चुनाव आ गया है तो जाहिर तौर पे पॉलिटिकल कमेंट्स भी तीखे होने लगे, तीखे स्टेटमेंट आने लगे। आपने भी प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि जालीदार टोपी वाले पहले पिस्टल लेके घूमते थे, प्रॉपर्टी कब्जा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बिरादरी, जाति विशेष टिप्पणियां, धार्मिक टिप्पणियों के विवाद के रूप में देखा जाता है। देखिए मनमोहन जी, मैं आपको बता दूं और न्यूज 18 के माध्यम से मैं प्रदेश और देश के दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, आपको शायद प्रयागराज और उसके आसपास का इतिहास नहीं मालूम है, इसलिए आप मुझसे ये सवाल जरूर कर रहे हैं। और यह सवाल आप इसलिए कर रहे हैं कि मैंने लुंगी छाप गुंडे और जालीदार टोपी वाले कहा था। अब आजकल लाल टोपी वाले भी उसमें जुड़ गए। लाल टोपी वाले हों, जालीदार टोपी वाले हों, लुंगी छाप गुंडे हों या किसी प्रकार के गुंडे अपराधी हों, वो सब समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार ही मान लीजिए उनको। जो हालात समाजवादी पार्टी के उस समय के नेताओं ने प्रयागराज के अंदर 100 चौराहे ऐसे रहे होंगे जहां या चौराहों पर बैठ करके बहू बेटियां उस रास्ते से निकल नहीं सकती, इतनी अश्लील हरकतें करते थे। व्यापारी हो, उद्योगपति हो, उसके जीवन को पूरी तरह से खतरे में डाल करके रखा था। जो मैंने कहा है वह प्रयागराज वाले जानते हैं, प्रदेश के और कई जिले वाले जानते हैं। उसको जो लोग धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास, भाजपा का नारा गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम इस भाव से काम करते हैं। लेकिन गुंडे को गुंडे कहेंगे, अपराधी को अपराधी कहेंगे, माफिया को माफिया कहेंगे, दंगाई को दंगाई कहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो सर, मतलब कुल मिला के आपकी बातों से ही समझ में आ रहा है कि ऑपोजिशन में टारगेट में आपके समाजवादी पार्टी, वही मुख्य विपक्ष पार्टी। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इनको कुछ अलग करके अगर आप देखेंगे तो इस सवाल का जवाब जो भी नेता सपा का आवे तो उनसे पूछ लेना, कांग्रेस के कोई नेता आपके साथ बातचीत करने के लिए आवे उनसे पूछ लेना कि बतावें रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की नेता सोनिया जी के और कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ इन लोगों ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा। तो इनको मैं अलग अलग समझूं। इनकी बैसाखी पर श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल तक देश में सरकार चलती रही, इनको अलग अलग कैसे मान लिया जाएगा। लोकसभा का चुनाव या मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े हैं, इनको अलग कैसे मान लिया जाएगा। ये सब एक ही हैं, अलग अलग चेहरे लगा करके आए हैं, लेकिन जनता इनको पहचानती है कि कौन है। मतलब आपको लगता है जैसे इस चुनाव में कांग्रेस के साथ एक सपा का बिहाइंड द सीन कोई अलायंस होगा, कुछ सीटों पे डिस्कशन होगा, अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे, कुछ एक ऑफिशियल अलायंस ना हो कि एक अनऑफिशियल अलायंस की तैयारी कर रहे हैं दोनों विपक्ष? जो भी तैयारी कर ले, हम उनकी तैयारी की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चिंता करें। हम तो जनता की चिंता कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो काम किए हैं, गांव गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो बिजली गायब थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, बिजली लाने का काम किए, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी उसको पटरी पर लाने का काम किए, दंगा प्रदेश बना दिया था हमने, दंगा मुक्त प्रदेश बना देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी उसको पटरी पर लाने का काम कर दिया। श्री अखिलेश यादव जी को मुझे कभी कभी लगा करता है कि वो जैसे उनको लग रहा है सत्ता जा रही है, जैसे श्री राहुल गांधी जी इटली चले गए हैं, वैसे मैं नहीं जानता हूं कि उनके दोस्त हैं। 2017 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ऐसी चर्चा होती थी, उनको भी ये ध्यान में आ गया है कि 2022 भी चुनाव हारने जा रहे हैं। अब 400 सीट का अगर वो दावा करते हैं तो उनकी बात पर कौन भरोसा करेगा। अगर वो कहते कि हम 47 सीटें अपनी 2022 में बचा लेंगे, तब उनकी बात पर कोई भरोसा करता। बसपा आवे वो कहे कि हम अपनी 19 सीटें बचा लेंगे तो भरोसा करते।
भाजपा घटी कहां से है? मैं तो नारा लगाता हूं 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हमने सबके लिए काम किया, इसलिए सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो एक कोई सीटों का संख्या बताइए आप, 300, 350 पिछले मैंने मैंडेट से कहा आगे जाएंगे? 2017 से अधिक सीटें जीतेंगे। 2017 में हमारी 325 सीटें थी, उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथियों के साथ हम जीतेंगे। फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। इसी नोट पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। आए, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहें। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी को, वो मंच पर पधारें और उप मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। आपने कल एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये